गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर 10 स्टार्ट किया था, ग्रेविटेशन, जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। ग्रेविटेशन हम सब जानते ही हैं। ग्रेविटेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। एक लॉ पढ़ा था जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उस लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को एक स्मॉल अट्रैक्शन फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, दैट इज़ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। एक्चुअली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स इज एप्लीकेबल ओनली मैसिव ऑब्जेक्ट्स। मैसिव मतलब बहुत ज़्यादा जिनका मास हो, और मास मतलब जिनका बहुत ज़्यादा वेट हो। वेट एक्चुअली मास नहीं होता, लेकिन अभी फ़िलहाल समझ सकते हो। इस चैप्टर में हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में वेट और मास को कंप्लीटली पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमारे टॉपिक्स हैं वेट, मास, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायनेंसी फोर्स वगैरह, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। फ्री फॉल का सीधा सीधा मीनिंग हमें समझ में आ रहा है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्रीली फॉल कर दिया जाता है, फ्रीली अलाउ कर दिया जाता है गिरने के लिए, तो उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता। ओनली उस पर एक फोर्स होता है जो अर्थ द्वारा लगाया जाता है, उसको बोलते हैं अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर से अलाउ कर देते हैं फ्रीली फॉल होने के लिए, तो उसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, और उसके लिए कुछ हमें न्यूमेरिकल्स भी सोल्व करने होते हैं, और उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर कुछ टूल्स इकट्ठे कर रहे हैं, कुछ फॉर्मूले, कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ नॉलेज हम यहाँ पर इकट्ठी कर रहे हैं, ताकि हम क्या कर पाएँ, फ्री फॉल के क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स सोल्व कर पाएँ। तो जब कोई ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर फ्रीली फॉल करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट के स्टार्ट गिरने से पहले या गिरना स्टार्ट करने से पहले उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो हमेशा अपन u लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, तो वो कितनी होती है, 0 होती है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब वो ग्राउंड पर आ जाती है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम v लेते हैं, और उसको हम कैलकुलेट करना होता है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए जो टाइम होता है उसको अपन t बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, जिसको बोलते हैं हम स्मॉल जी मतलब क्या होता है, अर्थ की ग्रेविटी होती है। अर्थ की ग्रेविटी मतलब एक ग्रेविटी होती है, अपने अपने प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, सभी प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है। अब यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे कि हमने यहाँ पर देखा था लास्ट लेक्चर में यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। तो हमने देखा था कि जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना लगता है, उस हमने बोला था कि सभी ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं, हम उस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में वो लॉ पढ़ा था। हम देखते हैं F इक्वल्स टू क्या था, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट का मास था। एक ऑब्जेक्ट का मास हम कैपिटल M ले लेते हैं, एक का स्मॉल m ले लेते हैं। एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था g, और अपॉन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस थी स्मॉल d से हमने उसको लिया था, उसका स्क्वायर। यहाँ पर ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल देते हैं, इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनो, हमने मोशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने न्यूटन के 3 लॉ पढ़े थे। फर्स्ट लॉ पढ़ा था हमने लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब मैं यहाँ पे तुम्हें बता देता हूँ। इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो इन्फिनिटी टाइम तक मूव करता रहेगा, अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो। जैसे मान लो एक साइकिल को हम चला के छोड़ देते हैं, तो वो इन्फिनिटी टाइम तक चलती ही जाएगी। अगर रोड पे फ्रिक्शन को 0 कर दिया जाए, अगर सामने जो एयर है उसको भी हटा दिया जाए, तुम्हारा जो वेट है उस पर अगर तुम बैठे हो तो तुम अगर वेट है उसको भी 0 कर दिया जाए, साइकिल का वेट भी अगर 0 कर दिया जाए, सभी एक्सटर्नल फोर्स को अगर कैसे भी 0 कर दिया जाए, तो वो इन्फिनिटी टाइम तक चलना ही चाहेगी। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि ये है इनर्शिया ऑफ मोशन।
अब होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है तो वो इन्फिनिटी टाइम तक रखा ही रहेगा अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहने की टेंडेंसी रखता है, तो ऐसे लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इसके बाद हम सेकंड लॉ पढ़ते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो फ्री फॉल हो रहा हो उस पर जो फोर्स होता है, यहाँ पे लिखेंगे अपन अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन, जो कि न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो फोर्स होता है वो कितना होता है, F इक्वल्स टू होता है mg। ठीक है, F इक्वल्स टू कितना पढ़ा था हमने वहाँ पर, mg। यहाँ पर यही फोर्स हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं न्यूटन के सेकंड लॉ में। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 से हम ये देख पा रहे हैं कि F जो है इसके भी इक्वल है और फोर्स जो है इसके भी इक्वल है। इसका मतलब ये कंप्लीट क्वांटिटी इस क्वांटिटी के इक्वल हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये क्वांटिटी इक्वल्स टू ये कर देते हैं, या ये इक्वल्स टू ये कर देते हैं, mg इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर ये स्मॉल m अपॉन में चला जाएगा, स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। क्या बचेगा, g इक्वल्स टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। ये क्या है, ये किसी भी प्लेनेट की ग्रेविटी है। यहाँ पर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर हमने लास्ट पीरियड में बात कर ली है। उसके बाद में कैपिटल M जो कि किसी एक बड़े वाले ऑब्जेक्ट का मास होगा, और d क्या है, उन दोनों बीच ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर हमें यहाँ पर लिखना होता है। अब हम अगर इसमें m अर्थ को ले लें, जैसे मान लो क्या है कि यहाँ पर अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अर्थ और अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन अगर पता करना है, ग्रेविटी पता करनी है अर्थ की, तो यहाँ पर हम मास भी अर्थ का रख देंगे और ये जो डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस कितनी होगी, इस ऑब्जेक्ट और अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, अर्थ की रेडियस के बराबर होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो बहुत छोटा होता है अर्थ की कंपेरिजन में। तो ऑब्जेक्ट के सेंटर से अर्थ के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कैसे होगी, r प्लस आर, कैपिटल R तो इसकी हो गई प्लस स्मॉल r इसकी हो गई। अब स्मॉल r तो कुछ ज़्यादा ही स्मॉल होगा, तो r प्लस आर को हम नियरली क्या कर लेते हैं, r ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखें जो ये डिस्टेंस होती है वो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस नहीं होती है, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस होती है। तो देखें अगर हम यहाँ पर अर्थ का मास ले लें तो याद रखें यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ जी। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, टॉपिक से कोई मतलब मत होगा, तुम तो यहाँ पर देखते जाओ बस। टॉपिक तो ऐसे डाल दिया अपन ने कि जी की कैलकुलेशन करते हो, तो अपने आप ही कैलकुलेशन होगा और कैलकुलेट होते पता लग जाएगा कि अच्छा कि जी कैलकुलेट हुआ है। तो देखो ध्यान से, जी की वैल्यू तो हम पहले से ही जानते हैं 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। यूनिट्स ज़रूर याद रखें, फिजिक्स में यूनिट बिना कुछ भी नहीं है, यूनिट बिना कुछ भी नहीं है। देखो अर्थ का जो मास होता है वो होता है 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, और अर्थ की जो रेडियस होती है वो होती है 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये कुछ कंप्लीट डेटा हैं जो तो हमें लर्न करने ही होते हैं, या अगर तुम इसको लर्न नहीं रखते हो तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में देते भी हैं कि अर्थ का मास ये है, रेडियस ये है, तो जनरली हमें लर्न होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि g इक्वल्स टू होता है gm अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो g इक्वल्स टू, जी की वैल्यू रख देंगे हम 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास क्या है 6 × 10⁻24 अपॉन रेडियस 6.4 × 10⁻6 का स्क्वायर,
क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेडियस का स्क्वायर है। अब देखो ध्यान से, हम क्या करेंगे, सारे जो 10 की पावर वाले हैं उन सबको एक साथ कर लेंगे। तो यहाँ 10 की पावर -11 या 10 की पावर 24, अगर बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। 24 और -11 को ऐड करेंगे तो पहले लिख लें यहाँ पर 6.67 इंटू, इसको लिख लें 6 इंटू, अब इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 24 -11 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो 10 की पावर कितना हो गया, ये 13 हो गया, अपॉन 6.4 इंटू 10 की पावर 6 का स्क्वायर, यानी कि यही आइटम हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या लिख लें, 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 10 की पावर 6 सेम बेस पावर ऐड, तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएगा। अब यहाँ से ये 10 की पावर 12 से 10 की पावर 13 को हम काटेंगे तो यहाँ पर एक 10 बच जाएगा बस। ठीक है, एक 10 अगर बच जाता है तो 66.7 कर लो और ये इनको कर लो, तो इनको कंप्लीट सोल्व करके, इस 10 को सोल्व करके जी की जो वैल्यू आती है वो 9.8 आती है, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यूनिट है, हम इससे पहले भी एक बार देख चुके हैं। कहाँ पर होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन में। मोशन में जब हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी पढ़ा था, तो उसको हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए ध्यान से, एक्सीलरेशन पढ़ा था हमने, v माइनस यू मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में कितना चेंज अपॉन टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ऊपर वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, मतलब मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, अपॉन टाइम यानी कि सेकंड आएगा, ये टाइम सेकंड भी नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक्सीलरेशन है जो हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर भी जी जो है, स्मॉल जी, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है जी है। अब यहाँ पर अभी तो मैं ये भी पता लग जाएगा कि हाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी होता है। तो यहाँ पर जी की वैल्यू हमेशा और हमेशा के लिए याद रखें 9.8 होती है। इसको न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए 10 ले लिया जाता है। न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने के लिए क्या ले लिया जाता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लिया जाता है। अब हम यहाँ पर इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, तो इस पर कुछ एक न्यूमेरिकल देख लें।